डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हिमालयन यव संकट में। हिमालयन यव जो एक औषधि है, चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, वो किस प्रकार खतरे में पड़ गया है और धीरे धीरे हमसे कोसों दूर पहुंच रहा है। और ये हिमालयन यव जो है वो कैंसर को दूर करने का एक मेडिसिन बनाई जाती थी। तो ये मैंने कल पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। तो वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, वाघेटन, पर्यावरण प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल आदि शामिल हैं। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या है। और अत्यधिक जनसंख्या, यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपयोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या, कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। तो जैसे 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है, 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। अब वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। जो वनों पे ही डिपेंड है, जिनकी जीविका वनों से ही चलता है, तो वो बिल्कुल निर्धन के कगार पे हो गई कि वन नीति आ गई थी। वनों पे लोगों को जाने नहीं दिया जाता था, घुसने नहीं दिया जाता था। इस तरह से वो निर्धनता की ओर चले गए। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर थे। अब उनको रोक दिया गया वनों में जाने से, तो निर्धनता की कगार पर पहुंच गए। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत में वन और वन्य जीव का संरक्षण, देख रेख कैसे संरक्षित किया गया उनका। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, तो संरक्षण करना आवश्यक हो गया। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है, एक प्रश्न उठता है। संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की पूरे जोर से मांग की।
भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में चालू हुआ था, ध्यान रखना 1972 में लागू किया गया, जिनमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। कब चला गया था? 1972 में। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस प्रकार कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया, यानी कि इस बात पर रखा गया सबके सामने। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, जो हमने पढ़ाया था। माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, और ये काफ़ी नेशनल पार्क है जो जीवों को संरक्षित करने के लिए बताया गया था। वो 9th में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो वही बताया गया है कि कुछ परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विभिन्न विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीर हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इनको संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क्स, जैसे कांजीरंगा नेशनल पार्क में वहाँ गैंडा, एक सींग वाला गैंडा रहता है, हिरन है, इनका संरक्षण किया रहा है। जैसे जैव उद्यान भी खोले गए जहाँ पशुओं को देख रेख की जाती थी, उनका संरक्षण किया जाता था। अब पढ़ेंगे हम बाघ परियोजना, पाएंगे कि वन्य जीव संरक्षण में बाघ मीन्स टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण हैं। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है। 1973 में चलाया गया था। 1 नंबर में आता है प्रोजेक्ट टाइगर। कब चालू किया गया था? तो 1973 में, और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु उसका उद्देश्य बहुत बड़ी आकार के जैव जाति को भी। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव पशुहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ, भारत में ये उदाहरण आपको मैंने बताया। अब पढ़ेंगे हम कि वन और वन्य जीव संसाधन के हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो वन्य जीव हम संसाधन करना चाह रहे हैं और वन्य जीवन को प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार या विभाग अथवा वन विभाग के प्रबंधन में है। तो इनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे आरक्षित वन है और रक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ये 3 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। तो पहले हम पढ़ेंगे आरक्षित वर्ग। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, वनों के आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। नेक्स्ट, वन विभाग के देश के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। नेक्स्ट, थर्ड है अवर्गीकृत वन। प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक, जो कि प्रदेश की कुल वन क्षेत्र है,
इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी है। कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। तो आज डियर स्टूडेंट्स यहीं तक पढ़ाऊंगा मैं, आगे कल पढ़ाऊंगा और रक्षित वन तो मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा। आज केवल आप समझेंगे, किताब को पढ़ेंगे बस। ओके।